welcome back to Beauty and Fitness. हमारे साथ हैं अभी dermatologist Dr. Humayun, and we're going to be talking to him about skin, and also in depth पे हम focus करेंगे on hair and hair removal and how you can achieve it at home as well. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Thank you. How are you today? I'm fine. तो आज हम बात करना चाह रहे थे थोड़ा सा जनरली हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर स्किन, और हम बात ये भी करेंगे कि हेयर रिमूवल पे, बिकॉज हेयर पाकिस्तान में वुमेन के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली अनवांटेड हेयर, मतलब ऑन योर फेस, आपके आर्म्स पे एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो पहले हम थोड़ा बात करते हैं ऑन जनरली ऑन गुड स्किन केयर. तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स जो हर औरत को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में कि आप अपनी स्किन को ग्लोइंग रखें, क्लियर रखें? व्हाट शुड वी डू? बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें. ओह, एंड सॉरी, आई लाइक टू रिफ्रेज, मैंने कहा हर औरत को, इट शुड आल्सो बी मेन. ऑफ कोर्स मेन आल्सो नीड टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन. बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें. जैसे आपने अगर आप शुरू करें डाइट से शुरू करें, डाइट प्रॉपर होनी चाहिए स्किन के लिए जी. plenty of water, juices और all these things are very important. और डाइट के अलावा फिर आपने उसको धूप से बचाना है, गर्द से, मिट्टी से, धूल से उसको साफ़ सुथरा रखना है जी. बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोजर जो है स्किन के लिए बहुत नुकसानदेह है. सो सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क के लिए जी. यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन रेज हैं. और ये जो हम बाहर जाते हैं, और अभी आप कह रहे थे धूल मिट्टी बहुत होती है, वो हमारे पोर्स को भी क्लॉग कर लेती है, तो वी कीप ऑन वॉशिंग आवर फेस. तो अगर हम ये ओवर वॉशिंग का कुछ होता है कि अगर आपको ज़्यादा ही अपने देखें, किसी भी चीज़ को लिमिट से ज़्यादा करने में तो नुकसान है जी. तो एक अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है. अगर वो 50 मरतबा कोई फेस वॉश करेगा जी, तो ऊपर एक लेयर होती है जो वो हट जाती है. अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दफ़ा फेस वॉश करना चाहिए? देखिए, तो डिपेंड करता है कि कितना आपका एक्सपोजर कितना है. राइट, ओके, डेफिनेटली. तो लेट्स कम टू हेयर रिमूवल. पहले हेयर रिमूवल से पहले हम बात करेंगे अबाउट हेयर इटसेल्फ, कि मतलब कि वेयर डज हेयर ग्रोथ कम फ्रॉम. जो आपने टॉपिक रखा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा मसला है, स्पेशली ख़वातीन के लिए हेयर ग्रोथ, बिल्कुल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ. तो ये मेडिकली हिर्सुटिज्म कहलाता है. हिर्सुटिज्म जी. तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स स्पेशली फेस पे होता है, उसमें चेन है और ये मुस्टैच एरिया जी, और चेस्ट, इन ब्रेस्ट के ऊपर बाल उगाते हैं, कमर पे और पेट पर. तो ये सारी चीज़ें हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का. अब ये इसका जो मेन है, अब कॉजेज़ पे अगर बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें सारा हार्मोन्स का मसला है जी जी. ठीक है, हार्मोन्स एक तो फीमेल हार्मोन होते हैं, एक मेल हार्मोन होते हैं. जो मेल हार्मोन एंड्रोजेंस कहलाते हैं. तो एंड्रोजेंस की जो मिकदार है वो बढ़ जाती है जी. अब उसके एंड्रोजेंस के जो है सोर्सेस दो हैं. एक ओवरीज से आता है, एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल, वहाँ से आता है जी. तो ओवरीज का बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपने सुना होगा. तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, उसमें सिस्ट बन जाती है. सिस्ट जो है वहाँ से रिलीज करने लग जाती है एंड्रोजेंस. अच्छा, और ये मतलब कि पाकिस्तानी वुमेन में जनरली इतना क्यों होता है? ये तो थ्रूआउट ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक्चुअली आई थिंक बाहर के मुल्कों में थोड़ा ऐसा होगा कि पता नहीं चलता बिकॉज़ दे हैव सच लाइट हेयर, राइट? नहीं, मसले तो उनके साथ भी हैं, बल्कि अगर आप देखें तो मेरे ख्याल ये यूरोप में ज़्यादा है. अच्छा, हिर्सुटिज्म इतना यहाँ नहीं है जितना कि बाहर है. अच्छा, ऐसी. तो हाउ डू यू ट्रीट दिस, मतलब कि हाउ डू यू गेट रिड ऑफ अनवांटेड हेयर? पहले तो मेरे ख्याल कॉजेस पे ही बातें. कॉजेस में बहुत सारी कॉजेस और भी हैं, बहुत सारी कॉजेस. अच्छा, तो मोस्ट कॉमन उसमें देखें कॉजेस जो कॉमन, एक तो मैंने बताया अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं या एड्रिनल में कोई मसला है, उसमें तो उसका कोई कसूर नहीं है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अवॉइड की जा सकती हैं. अच्छा, जैसे स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग. अब कोई ट्रीटमेंट में ले रहा है तो मजबूर है, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे स्टेरॉइड्स एथलीट्स लेते हैं जी जी, तो अपना स्टैमिना इंक्रीज करने के लिए, तो उससे भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है स्टेरॉइड लेने से. और दूसरे फिर एक और आजकल बहुत बड़ा मसला हुआ है जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का, स्पेशली ऑन फेस. रंग गोरा करने के लिए जो लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा मसला है. बैटनोवेट, डर्मोवेट. और ये मैं इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बैटनोवेट या डर्मोवेट ये स्टेरॉइड्स हैं. ये कॉम्प्लेक्शन फेयर करने की क्रीम्स नहीं है, ना ये मेलास्मा की क्रीम्स हैं. मेलास्मा झाइयाँ कहलाती हैं, ना वो, ना ये एक्नी का ट्रीटमेंट है.
अच्छा। और अफसोस तो इस बात का है कि जब ये जाते हैं इलाके में डॉक्टर्स के पास तो इवन वो भी यही प्रिस्क्राइब कर देते हैं। अच्छा, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन चीज़, क्योंकि उस स्टेरॉइड यूज़ करने से एक तो सबसे पहले तो स्किन जो है थिनिंग हो जाती है, उसके बाद फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बिल्कुल दाढ़ी मुझे निकल आती है आदमियों की तरह। अच्छा, प्लीज डोंट डू दैट। तो और क्या कॉजेज होता है, बिकॉज वी वांट टू कवर ऑल द कॉजेज बिफोर वी मूव ऑन टू द ट्रीटमेंट। और आप मुझे ये भी बताएं कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मतलब कि बाल ज़्यादा ग्रो होने लगते हैं, लाइक समथिंग्स जो आपने अभी कहा था कि ये जो फेस पे जो स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं, लाइक वाइटनिंग क्रीम्स एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, तो मतलब कि और ये जो फेस वैक्स होती है, थ्रेडिंग होती है, उससे बाल ज़्यादा बढ़ते हैं? देखें, थ्रेडिंग भी करते हैं लोग, वैक्सिंग या प्लकिंग भी करते हैं, तो उससे थोड़ा होता है कि इसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड हो जाता है बालों का, जो नेक्स्ट आने वाले बाल होते हैं जी। तो और उससे फिर जैसे वैक्स करने से बहुत सारे लोगों का एक्जिमा भी हो जाता है। अगर जिनकी स्किन सेंसिटिव है तो उनमें एक्जिमा का प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉमन इरिटेशन है, रेडनेस हो जाती है। और एक और चीज़, उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। उसको मैं आसान ज़बान में समझा दूँ ख़वातीन को। जैसे आप कुकिंग में देखते हैं तेल का चिटका पड़ जाता है, तो वहाँ आप देखें कि काला धब्बा पड़ जाता है जी। तो इसी तरह किसी किस्म का कोई भी लीजन हो, जब वो सही होता है तो उसमें धब्बा, ये पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहलाता है। और ये परमानेंट रहता है? नहीं, चला जाता है, लेकिन काफी टाइम तक। अच्छा। सो नाउ लेट्स कम टू हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ एक्सेसिव हेयर। तो हम एक्सेसिव हेयर से कैसे बच सकते हैं? उसके तो फिर बहुत सारे हैं, जैसे आपको हेयर प्लकिंग बताया मैंने, वो वैक्सिंग करती हैं ख़वातीन, एक नेचुरल शुगर्स भी यूज़ करती हैं, उसको मेल्ट करके जो हेयर्स को रिमूव करती हैं, कोई बड़ा पुराना कदीम तरीकाकार है। अच्छा, फिर उसके अलावा फिर आप ब्लीचिंग पे आ जाते हैं, ब्लीच कर लेते हैं जी। तो ब्लीच करने का थोड़ा सा वो है कि अगर वो पहले थोड़ा सा चेक कर लें अपने स्किन के ऊपर, फिर यूज़ करेंगे। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जी, बर्निंग हो जाती है, तो बहरहाल ये भी सेफ़ है, तरीकाकार ब्लीच कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर आप रिमूवल पे गए तो इलेक्ट्रोलिसिस एक चीज़ कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस जी। तो उसमें एक बड़ी ही बारीक किस्म की वायर होती है, वो स्किन के जो हेयर के फॉलिकल में डाल के, तो उसकी जो रूट है वो बर्न की जाती है। अच्छा, ये जो तो लेजर कहलाती है, रिमूव हो जाता है। जो लेजर ट्रीटमेंट होता है, लेजर अलग है, तो लेजर के बारे में भी ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, उसके ऊपर भी आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस में तो आपने उसकी रूट बर्न कर ली, हेयर बाहर आ गया, और फिर उसके बाद लेजर है। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, ये परमानेंटली रिमूव कर लेता है या बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए? ये काफ़ी हद तक तो रिमूव हो जाता है परमानेंट। अच्छा, क्योंकि आपने बिल्कुल रूट से निकाल देते हैं। और इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं स्किन पे? साइड इफेक्ट सब में होते हैं। तो सेफेस्ट मेथड कौन सा होता है हेयर रिमूवल? देखिए, सब में प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स हैं जी, लेकिन बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो सिर्फ मीठा बताते हैं, कड़वा नहीं होता। वो तो है, लेकिन हमें थोड़ा सा लेजर का भी है, उसमें भी लेजर में भी है प्रॉब्लम। लेजर में एक तो है कि रीग्रोथ हो जाती है जी, और ये बहुत सारे डॉक्टर नहीं बताते हैं कि 30% तक रीग्रो हो जाते हैं। अच्छा, और उसके लिए जी आपको विजिट्स करनी पड़ती हैं, एटलीस्ट 3 विजिट्स तो हैं, और काफी एक्सपेंसिव, नॉर्मली 6 to 8 विजिट्स होती हैं। अच्छा, एक्सपेंसिव भी है, फिर उसमें भी साइड इफेक्ट्स हैं। उसमें वही हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे मैंने बताया आपको, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है जी। और उसमें फिर सोरनेस है स्किन की, कभी एक्जिमास भी हो जाते हैं। अच्छा, और इवन मैंने स्कारिंग भी देखी है। अच्छा। आजकल तो कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होती थी। और ये अक्सर लोग कराते हैं, फेस पे भी कराते हैं। फेस पे सेफ होती है कराना लेज़र या मना, यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट? एक तो लेज़र को समझना चाहिए कि लेज़र तमाम बालों के लिए नहीं है। अच्छा, लेज़र सिर्फ और सिर्फ जो पिगमेंटेड हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर्स हैं, उसके ऊपर काम करेगी। अच्छा, तो मतलब कि जैसे मेरे ख्याल आपके लिए सूटेबल नहीं है लेज़र। अच्छा, आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अच्छा, आपके बाल ब्लैक नहीं है तो। अच्छा, जिनके सिर्फ ब्लैक बाल गोल्डन हैं, या कह लें कि ग्रे हैं या वाइट हैं, तो लेज़र इज नॉट गोइंग टू वर्क। अच्छा, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस काम आता है। अच्छा, और मैंने अक्सर सुना है कि जो थ्रेडिंग कराते हैं लोग, उससे आंखों पे भी असर होता है। इज दैट ट्रू? थ्रेडिंग से आंखों पे तो हो गया। तो ये जो आईब्रोज की थ्रेडिंग करते हैं, नथिंग लाइक दैट। आई थॉट इट वुड बी अ मिथ। वही हो जाएगा, स्कारिंग हो सकती है अगर आपने बहुत जोर से कर लिया,
उसका आई साइट के अंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो इज देयर एनी मतलब कि मेथड जो आप घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर हेयर रिमूवल, मतलब जो क्विक भी हो, इफेक्टिव भी हो? देखिए सारे है ना, ये जो वैक्सिंग है सब घर पे ही करते हैं। अच्छा। वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है, प्लगिंग है जी। और आप ब्लीचिंग है, ये सब घर के हैं। ओह, एंड अनदर थिंग, ये जो आजकल इलेक्ट्रिक वो जो रिमूव करते हैं, इट्स कॉल्ड एन एपिलेटर, वो भी तो इट्स अ फॉर्म ऑफ प्लकिंग ही है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि इससे बाल ज़्यादा बढ़ते हैं। देखिए जो मैंने नोट किया है वो रेजर यूज करने से ज़्यादा। हाँ, रेजर भी तो है, रेजर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। रेजर बहुत सारी ख़वातीन यूज़ करती हैं, उसके बाद हेयर ग्रोथ बढ़ भी जाती है और हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा पिगमेंटेड और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो रेजर्स तो अवॉइड करना चाहिए। रेजर और मैंने सुना कि ये जो इनग्रोन बाल होते हैं ये भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो इनके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? बिकॉज लोग कहते हैं कि उस पर पुल नहीं करना चाहिए, तो उस पर आप शेव ही करते हैं। बेसिकली तो जब हमारे पास आते हैं तो हम तो ये वैक्सिंग वगैरह तो नहीं बताते हैं, हमारे पास तो ट्रीटमेंट्स होती हैं पूरी। अच्छा, तो उसमें टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं। मतलब ये क्रीम्स इस्तेमाल होती हैं या टॉपिकल भी हैं? टॉपिकल यहाँ इतनी अवेलेबल है नहीं, यहाँ सिस्टमिक ज़्यादा है, कि ओरल लेनी पड़ती हैं। अच्छा अच्छा जी। तो और इस पे भी लेज़र इस्तेमाल हो सकता है या ये जो आप बता रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस? लेज़र कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है कि बाल अगर पिगमेंटेड हो। अच्छा, तो दिस काउंट्स एज पिगमेंटेशन। अच्छा, पिगमेंट ब्लैक हेयर्स जहाँ भी हो, ब्लैक है तो मतलब कि बॉडी के किसी पार्ट में भी हो तो लेज़र यूज़ किसी पार्ट में भी हो, इट डजंट मैटर। अच्छा, एंड फेस के लिए आप रेकमेंड क्या करते हैं कि क्या यूज़ करना चाहिए फॉर हेयर रिमूवल? देखिए लेज़र भी अच्छी चीज़ है अगर, लेकिन आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स सब। जी जी जो जी। बाहर करते हैं, हमने बाहर किया काम अमेरिका में, इंग्लैंड में, तो वहाँ जो करते हैं वो प्लस पॉइंट भी बताते हैं, नेगेटिव्स भी बताते हैं। नेगेटिव ज़्यादातर क्या होती है? ये बताया मैंने आपको, जैसे पिगमेंटेशन हो सकती है पिगमेंटेशन और रीग्रोथ हो जाती है कराने के बाद भी। तो ये आप कह रहे थे कि 8 तक सिटिंग्स होती हैं इनकी, और 8 सिटिंग्स के बाद भी रीग्रोथ हो सकती है। अच्छा, वाओ। तो ये मतलब कि अक्सर लोग बताते नहीं है, कहते हैं कि लेज़र तो आपके तो बाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, नेवर टू रिटर्न। जी तो अच्छा, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द हेयर ऑन द हेड, जो बालों पे हेयर ग्रो होती है। अब ये तो लोग चाहते हैं कि रिमूव बिल्कुल भी ना करें, ये तो सिर्फ ग्रो होते ही चाहे, तो व्हाट शुड वी फोकस ऑन मोर व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ आवर हेयर ऑन द हेड? देखिए हेयर्स के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए भी सबसे पहले तो आपका डाइट मेन चीज़ है जी। और जो मैंने अपने पास जो नोट किया है, ज़्यादातर लड़कियों को पहले तो वो पागलों की तरह खा के वेट बढ़ा लेती हैं, ठीक है, उसके बाद वो वेट बढ़ता है सालों में, महीनों में, एंड दे वांट टू रिड्यूस इट इन मंथ 15 डेज। जी, ये चीज़ गलत है। आपने सालों में बढ़ाया है तो उसको ग्रेजुअली कम करें। आप ये ना कोशिश करें कि 15 दिन में मुझे फलां पार्टी में जाना है तो उसमें जाना है, उसकी शादी है, शादी में जाना है, तो उसके लिए अब उसके लिए वो बिल्कुल पागलों की तरह डाइटिंग करती हैं, फैट डाइटिंग जो होती है। अब उसका सबसे पहला जो नेगेटिव जो रिजल्ट आता है वो हेयर फॉल होती है। अच्छा, तो ये डाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन डाइटिंग देखे ना, आपने डाइट एक नॉर्मल लेके बहुत ज़्यादा भी ना लें, लेकिन उसकी आप वॉक के ऊपर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट होती है। वेट का बढ़ना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कैलोरीज कितनी ली आपने, कितनी बर्न की। अब एक आदमी आप देख लिए वो 6 रोटियां खा रहा है लेकिन उसकी कमर भी इतनी सी है, ना वेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है। अच्छा, और एक आदमी वो 1 या 2 रोटी खा रहा है और वो उसके बाद उसका वेट बढ़ रहा है क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो कितनी कैलोरीज आपने ली, कितनी बर्न की, सारा मसला है। एंड और स्ट्रेस का भी बहुत असर होगा, आई एम श्योर ऑन स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस तो बहुत, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी तो बहुत मुश्किल है, मतलब कि लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ इट्स साइकोलॉजिकल। आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि आपकी टेंशन। स्ट्रेस तो सारे स्किन, हेयर, नेल्स की सारी डिजीजेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अच्छा, तो लेट्स कम बैक टू हेयर रिमूवल पे थोड़ा सा। ये जो हेयर रिमूवल क्रीम्स जो होती हैं, इनका कोई प्रॉपर तरीका होता है इस्तेमाल करने का टू अवॉइड इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? इनकी इन्फेक्शंस हो जाती है, कभी कभी लोगों को सूट नहीं करता है। डिपेंड करता है, कुछ लोगों की स्किन अगर सेंसिटिव है तो उनको शायद ये सूट ना करें हेयर रिमूवल क्रीम, तो उनको पहले स्किन पे लगा के चेक कर लेना चाहिए। अच्छा, तो अदरवाइज कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई और क्रीम लगाएं टू प्रोटेक्ट योर स्किन या बाद में? एज सच अगर
होना होता तो फिर हो ही जाता है फिर वो। राइट। तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे थायोग्लाइकोलेट होता है इसमें हेयर रिमूवल में, तो उसमें वो जो रूट्स हैं उनको बिल्कुल जेलाटिनस कर देता है, तो उसके बाद वो इजीली रिमूव हो जाती हैं। तो लेकिन हाँ अगर चेक करके लगा लें तो ज़्यादा मतलब यही मेन पॉइंट होता है ब्लीच के साथ भी और हेयर रिमूवल क्रीम्स के साथ भी, आप पहले एक पोर्शन चेक कर लें जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, एहतियात के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमायूं फॉर बीइंग विद अस। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक विद अनदर स्किन एक्सपर्ट एंड अ ब्यूटी एक्सपर्ट एज वेल, सो डोंट गो एनीवेयर।